स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आउटसाइन बिथस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करता है। अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह संविधान के किस भाग में है, तो यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में वर्णित है। वहीं अगर हम भाग 3 की बात करेंगे तो भाग 3 जो है वह किससे रिलेटेड है, तो यह मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है, तो यह आप याद रखना, यह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकार को ही भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से अपनाया गया, तो याद रखेंगे यह यूएसए के संविधान से अपनाया गया। वहीं अगर हम भाग 5 की बात करेंगे तो भाग 5 केंद्र के शासन को बताता है, या संघ का शासन, केंद्र का शासन से रिलेटेड है। कौन सा, तो यह भाग 5 रिलेटेड है। यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है, तो याद रखना अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, यानी पूरे 100 अनुच्छेद इसमें शामिल है। इसलिए यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है। तो आपसे क्वेश्चन यह भी आपसे पूछ सकता है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन हो जाएगा, भाग 5। वहीं भाग 6 की बात करेंगे तो यह राज्य के शासन से संबंधित है। राज्य का शासन, अगर हम राज्य के शासन की बात करेंगे इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय ये सब आ जाएगा। राज्य का शासन जो है वह अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक वर्णित है। इतना बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आप और ध्यान में रखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि निर्वाचन किस भाग से रिलेटेड है, तो आपको आना चाहिए कि निर्वाचन भाग 15 से रिलेटेड है। वहीं अगर हम राजभाषा की बात करें कि राजभाषा किस अनुच्छेद से वर्णित है और किस भाग से वर्णित है, तो यह राजभाषा भाग 17 में वर्णित है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णित है। वहीं बात करें आपात उपबंध की, तो आपात उपबंध है वह भाग 18 में वर्णित है, भाग 18 में वर्णित है। साथ ही यह ध्यान में रखना कि आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया, तो यह जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें संविधान संशोधन प्रक्रिया की, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और यह किस भाग में वर्णित है, तो यह भाग 20 में वर्णित है। क्लियर। साथ ही साथ कभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी का प्रावधान किस भाग में है, तो यह संविधान के भाग 14 में वर्णित है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि यह संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में वर्णित है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में वर्णित है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब आप ये ध्यान में रखना कि यूएसए के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो यूएसए के संविधान से हम लोग लिए हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भारत के संविधान में कहाँ से है, यूएसए के संविधान से है। साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका, आपको पता होगा कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका हम लोग किस देश के संविधान से लिए, यूएसए के संविधान से लिए। कनाडा के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो कनाडा के संविधान से मुख्य रूप से हम लोग संघीय ढांचा और साथ ही साथ अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है, केंद्र के अधीन होती है। तो यह भी हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से लिया है। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो समवर्ती सूची, भारत में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची को हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास भी है और केंद्र के पास भी है, पर अगर मान के चलो कि केंद्र और राज्य दोनों एक साथ किसी विषय पर कानून बनाते हैं, तो उस केस में केंद्र का कानून राज्य के ऊपर भारी पड़ता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की परिभाषा देता है? देखिए, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है। ये आपको बार बार पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यह भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। देखो, मैंने ऊपर यहाँ पर कुछ गलत बता दिया क्या? नहीं, यहाँ पर सही है, 36 से लेकर 51 तक ही वर्णित है। और यहाँ पर 36 में क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, आप साथ ही साथ नोट करना कि अनुच्छेद 36 में क्या है कि राज्य की परिभाषा दिया गया है। परिभाषा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम राज्य किसे कहेंगे? तो हम लोग केंद्र सरकार को राज्य कहेंगे, राज्य सरकार को राज्य कहेंगे, और जो भी स्थानीय निकाय है जिसको पैसा केंद्र या राज्य सरकार देती है सभी राज्य के अधीन होंगे। साथ ही साथ यहाँ राज्य का परिभाषा वही है जो मौलिक अधिकार में यानी कि अनुच्छेद 12 में दिया गया था। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य का परिभाषा सेम है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 37 की, तो अनुच्छेद 37 में बताया गया कि जो नीति निर्देशक तत्व है यानी डीपीएसपी जो है वह क्या है? गैर परिवर्तनीय है। गैर परिवर्तनीय का मतलब क्या हो गया कि इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लागू नहीं कर सकता। जैसे देखिए कि अगर हम अनुच्छेद 13 की बात करें, अनुच्छेद 13 किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई ऐसा कानून या ऐसा नियम बनता है जो फंडामेंटल राइट को शून्य घोषित करता है, तो उसे कम करता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट उस नियम को क्या कर देगा? शून्य घोषित कर देगा। और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 216 ये क्या कहता है? तो ये कि फंडामेंटल राइट के हनन में आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 216 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट है वह परिवर्तनीय है, पर डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब कि डीपीएसपी में जो प्रावधान किया गया है अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो यह अनुच्छेद 37 में वर्णित है। अगर हम अनुच्छेद 38 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 38 जो है वह सामाजिक, ध्यान में रखना, वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो यह अनुच्छेद 38 में है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 39 की बात करेंगे तो आप याद रखना, बेसिक अनुच्छेद 39 में बहुत कुछ है, पर आप सिंपल सा याद रखना कि समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 39 में है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व में राज्य की परिभाषा कौन देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 36। क्लियर? और राज्य का परिभाषा और कौन देता है? तो यह अनुच्छेद 12 देता है। जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको यह पीडीएफ एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आपको वहां पर पीडीएफ रोजाना मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति के बारे में बोला गया, ये न्यायिक रूप से परिवर्तनीय है, यानी आप इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लागू कर सकता है? नहीं, यह परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय क्या है? तो फंडामेंटल राइट अगर होता, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार रहता तो यह परिवर्तनीय होता, पर यह डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें, यह देश के शासन में मूलभूत है लेकिन गैर परिवर्तनीय है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि मूलभूत है पर यह गैर परिवर्तनीय है। यह केवल केंद्र सरकार पर लागू होता, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अभी आपने अनुच्छेद 36 देखा। अनुच्छेद 36 में किसका परिभाषा है? राज्य का परिभाषा है। और राज्य के अंतर्गत कौन आएगा? तो केंद्र भी आएगा, राज्य भी आएगा और स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, पंचायत, ये सब इसमें शामिल होता है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन की बात करें, यह मूल अधिकारों के प्रतिस्थापित करता है। प्रतिस्थापित करने का मतलब कि मूल अधिकार के बदले में है, बिल्कुल ये बात भी गलत है, क्योंकि यह मूल अधिकार का पूरक होता है। यानी मूल अधिकार और डीपीएसपी मिलके ही सामाजिक कल्याण, आर्थिक, राजनीतिक सभी समानता का बात करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अनुच्छेद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने वाली सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर जोर देता है? देखो अब आपको बस ये ध्यान में रखना, 36 में क्या था? 36 में राज्य का परिभाषा दिया गया, बस इस तरह से याद रख लेना। 37 में क्या है? तो 37 में बोला गया कि यह
प्रवर्तनीय नहीं है, यह बात बोला गया। अनुच्छेद 38 में क्या बोला गया कि यह सामाजिक न्याय की बात करता है, तो ये हो गया अनुच्छेद 38। वहीं अगर हम 39 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 39 में बोला गया कि समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, चाहे काम लड़का करे या लड़की करे, आपको वेतन समान देना होगा। अगर हम अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात किया गया है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। वहीं अनुच्छेद अगर हम 41 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, काम, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी या वृद्धा पेंशन जो भी ये है, ये सब किस में बात किया गया है, अनुच्छेद 41 में। अगर हम अनुच्छेद 42 की बात करें तो प्रसूति सहायता, माँ को मिलने वाली सहायता यानी कि मातृत्व विकास की बात अनुच्छेद 42 में किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 38 में वर्णित है। तो क्वेश्चन 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है। अगर हम बात करें 39 की तो देखो 39 किससे रिलेटेड था, तो 39 रिलेटेड था समान काम के लिए समान वेतन, जितना काम उतना वेतन। साथ ही साथ 39 यह भी कहता है कि आप धन जमा करके नहीं रख सकते, यानी धन के केंद्रीकरण पर रोक है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 39 में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है, आप इस पर भी फोकस करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, समान काम के लिए समान वेतन, तो ये 39 के अंतर्गत 39 घ में वर्णित है, तो ये बात 39 के अंतर्गत आता है। धन के केंद्रीकरण को रोकना, यानी कि धन के केंद्रीकरण को रोकना, यह 39 ग के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये देखिए ये गांधीवादी विचारधारा है, आप ध्यान में रखेंगे यह कौन सा विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, क्योंकि महात्मा गांधी का एक सपना था ग्राम स्वराज, और उसी सपना को पूरा करने के लिए संविधान के डीपीएसपी में यानी संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायत को अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया था। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर, तो यह भी 39 से रिलेटेड है, 39 से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ग्राम पंचायत का गठन है वह 39 से रिलेटेड नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 40 से रिलेटेड है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। अभी फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अनुच्छेद 36 में क्या था, तो राज का परिभाषा दिया गया था। राज का परिभाषा और कहां दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 में दिया गया था। अनुच्छेद 37 में क्या गया, बोला गया कि डीपीएसपी जो है यानी राज के नीति निर्देशक तत्व है वह क्या है, गैर परिवर्तनीय है, गैर परिवर्तनीय है। वहीं अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट क्या हो जाता है, तो फंडामेंटल राइट परिवर्तनीय हो जाता है। अनुच्छेद 38 की बात करेंगे तो ये सामाजिक न्याय की बात करता है। कैसा न्याय, तो सामाजिक न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 39 की बात करेंगे तो यहाँ पर बस याद रख लेना, समान काम के लिए समान वेतन। साथ ही साथ इसी में यह भी रख लेना कि धन के केंद्रीकरण पर यानी कि धन के जमा करने पर रोक लगा गया है। साथ ही साथ अब देखो 39 के बाद 39A एक आता है। 39A जो है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और ये भी सामाजिक कल्याण के लिए ही है। जो लोगों के पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा, मुफ्त कानूनी सहायता। यह किस में वर्णित है, अनुच्छेद 39A में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 39A। अगर हम अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 किससे रिलेटेड है, यह ग्राम स्वराज से रिलेटेड है, यानी कि यह पंचायती राज से रिलेटेड है। अब आप बताएंगे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, याद रखें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अनुच्छेद 39A को संविधान में कब जोड़ा गया। देखिए 39A को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 39A किससे रिलेटेड है, तो मुफ्त कानूनी सहायता से रिलेटेड है। अगर हम 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या हुआ कि संपत्ति का
अधिकार जो स्टार्टिंग में क्या था, तो संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, इसको हटा दिया गया और फंडामेंटल राइट के जगह पर इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार बनाकर इसे भाग 12 में रख दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित था, तो यह अनुच्छेद 31 में था। फिर इसे भाग 12 में डाल दिया गया, किस अनुच्छेद में, तो 300A में। पहले किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 31 में, और भाग 3 में वर्णित था। तो यह 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। वहीं अगर हम 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड है अनुच्छेद 21A। और 21A क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क का व्यवस्था करता है। वहीं अगर 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात करेंगे तो यह पंचायती राज को, यह किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से, तो यह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ग्राम पंचायत के संगठन और सशक्तिकरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। फिर से आपको रिवीजन कर लो। अब देखो रिवीजन में कम टाइम लगेगा। 36 में क्या था, जल्दी से बताओ। 36 में परिभाषा था। 37 में क्या था, तो 37 में बोला गया कि यह गैर प्रवर्तनीय है। 38 में क्या था, तो 38 में क्या था, सामाजिक न्याय। जितना बार आप पढ़ेंगे उतना आपका क्लियर होगा, सामाजिक न्याय। 39 में क्या था, तो समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान था। वहीं 40 में क्या था, तो 40 में गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज था, यानी कि पंचायती राज की बात था। और वहीं अनुच्छेद 41 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 41 में क्या है, तो जो मैंने आपको बताया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब अनुच्छेद 41 में वर्णित है। तो इसमें क्या बोला गया, ग्राम पंचायतों के संगठन और सशक्तिकरण, तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 40 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन कौन सा था। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा वैसा नहीं हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है और 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि संपत्ति के अधिकार जो था उसे, वह पहले फंडामेंटल राइट था, उसे हटाकर क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ और याद रखना 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कि कोई भी जैसे बिल है, कोई भी विधेयक है जो राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हुए फिर से संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है। तो अनुच्छेद 42 में क्या बोल दिया गया था कि उसे राष्ट्रपति को हर हालत में साइन करना अनिवार्य था, यानी अपनी सहमति देना अनिवार्य था। पर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कोई भी बिल अगर संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजेगी। अगर संसद दोबारा राष्ट्रपति के पास उस बिल में बिना परिवर्तन या परिवर्तन के साथ भेजती है तो राष्ट्रपति को अपना सहमति देना अनिवार्य है। तो यह किस में प्रावधान किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसके द्वारा ग्राम पंचायत को यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं 74वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यह नगर पंचायत से रिलेटेड है। 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखो 40 में क्या था, 40 में था पंचायती राज, 40 में क्या है, पंचायती राज है। 42 में क्या है, तो याद रखेंगे 42 में मातृत्व सहायता है, प्रसूति सहायता जो महिला को मिलता है जब महिला माँ बनने वाली होती है तो उस समय उन लोगों को पैसा मिलता है, बच्चा होने पर जो सहायता मिलता है, यह अनुच्छेद 42 में वर्णित है। अगर हम अनुच्छेद 43 की बात करें
तो 43 जो है वह कुटीर उद्योग से रिलेटेड है। 43 किससे रिलेटेड है? कुटीर उद्योग से रिलेटेड है। या आप कह सकते हैं कि श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है। तो बच गया कौन सा? अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 किससे? काम, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार का प्रावधान, इसी के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का व्यवस्था है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 12। कौन सा अनुच्छेद काम की उचित दशाओं और मातृत्व सहायता पर जोर देता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि मातृत्व सहायता से आप ध्यान में रखना अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और यह जो है अभी वर्तमान में कुछ दिन गोवा में यह पहले से लागू था और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड राज्य में भी यह लागू हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों, आपके लिए सभी के लिए सब कानून एक जैसा होगा। पर आप ध्यान में रखना कि यूसीसी का लागू क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यह अनुच्छेद 25 में क्या है? तो आप अपने धर्म को अपने हिसाब से पालन करेंगे, यह अनुच्छेद 25 में वर्णित है। तो यह यूसीसी और 25 एक दूसरे के क्या हो जाता है? विपरीत में हो जाता है। इस वजह से अनुच्छेद 44 हर जगह लागू नहीं हो पाता। चलिए अनुच्छेद 43 में क्या है? तो अनुच्छेद 43 में मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है, कुटीर उद्योग से यह रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी और सम्मानजनक जीवन स्तर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अगर देखिए उचित मजदूरी की बात किया जाए तो उचित मजदूरी अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 43 में वर्णित है। देखिए ये श्रमिकों की बात करता है, छोटे मोटे उद्योग की बात करता है, कुटीर उद्योग की बात करता है। और जहाँ भी कुटीर उद्योग की बात होगा वहाँ गांधी जी का बात होगा। तो अनुच्छेद 43 जो है वह गांधीवादी विचारधारा है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा डीपीएसपी, कौन सा नीति निर्देशक तत्व जो है वह गांधीवादी विचारधारा का है? तो आपको पता करना है कि कौन सा विचारधारा गांधी विचारधारा है। जैसे यहाँ पर 3 ग्रुप में बांटा गया। अब देखिए यहाँ पर बांटने का जो आधार है, जैसे देखो पहले समाजवादी विचारधारा, एक होता है गांधीवादी विचारधारा यानी जिसके बारे में गांधी जी का सपना था, और एक होता है उदारवादी या बौद्धिक उदारवादी विचारधारा। अगर हम समाजवादी विचारधारा की बात करेंगे जिसमें समाज कल्याण की बात किया जाता है, तो समाजवादी विचारधारा में अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, 39A, 41, 42, 43 ये सारे अनुच्छेद में समाज की बात किया गया है, तो समाजवादी विचारधारा हो गया। वहीं अगर गांधीवादी विचारधारा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 आता है। जैसे देखिए 48 क्या है? 48 है कि गौ हत्या पर रोक। तो गांधी जी भी चाहते थे कि गौ हत्या पर रोक लगे। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क्या बताता है? कि शराबबंदी पर रोक। तो गांधी जी का भी सपना था कि यह शराब मुक्त भारत देश हो। अनुच्छेद 46 क्या बताता है? कि SC ST के लिए विशेष प्रावधान हो, इनके आर्थिक स्थिति बढ़िया हो। तो ये अनुच्छेद 46 में वर्णित है और यह भी गांधीवादी विचारधारा है। और कुटीर उद्योग, अभी मैंने यहाँ पर बताया कि कुटीर उद्योग भी गांधीवादी विचारधारा है। और गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, तो ग्राम स्वराज भी कैसा विचारधारा है? गांधीवादी विचारधारा है। अगर हम उदारवादी विचारधारा की बात करेंगे तो उदारवादी विचारधारा में अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 आता है। देखो अगर हम अनुच्छेद 49 की बात करें, 49 में क्या है? तो आपको ऐतिहासिक स्मारक जो देश का है, पुराना जो बिल्डिंग है उसको आपको सुरक्षा करना है। तो ये आपका उदारवादी विचारधारा हो गया। अनुच्छेद 50 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 50 में कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, ये अनुच्छेद 50 में बोला गया। और अनुच्छेद 51 में क्या है? कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता, शांति बनाए रखें, यह अनुच्छेद 51 में वर्णित है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 48A की बात करेंगे तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और अनुच्छेद 48A में क्या है? तो इसमें है पर्यावरण का संरक्षण। देखो 48 में है दुधारू पशु का संरक्षण और 48A में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 45 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 45 देखिए पहले यह बच्चों के शिक्षा से रिलेटेड था, बच्चों के शिक्षा से रिलेटेड।
अब देखो अनुच्छेद 45 को मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि अनुच्छेद 45 क्या कहता था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान हो। फिर अब इस बात को अनुच्छेद 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो अब अनुच्छेद 45 में क्या बोला गया कि 6 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, सहायता, खाना पीना की व्यवस्था की जाए। तो यह अनुच्छेद 45 में आज के समय में वर्णित है। पहले क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो। और अनुच्छेद 44 ध्यान में रखना, अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि समान जीवन स्तर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद सी में वर्णित है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद 43A में वर्णित है और इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो याद रख लेना, अनुच्छेद 45 में बच्चों की शिक्षा से यह रिलेटेड है। अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात करता है और अनुच्छेद 43 जो है वह कुटीर उद्योग की बात करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 43A को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 43A को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 42 में क्या था, तो 42 में मातृत्व सहायता था। अनुच्छेद 43 में क्या था, तो इसमें कुटीर उद्योग था। अनुच्छेद 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और अनुच्छेद 45 में क्या है, तो इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। समान नागरिक संहिता लागू करने में मुख्य बाधा क्या है। देखिए समान नागरिक संहिता लागू करने में, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, सबके लिए समान कानून। और जब समान कानून होगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में कितना धर्म की विविधता है, तो धर्म का यहाँ पर वैचारिक मतभेद होगा और आपको अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में आपको अपने हिसाब से धर्म को अबाध रूप से धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, जो यूसीसी के विरोध में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का साथ टकराव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 17 का बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में था। देखिए यहाँ पर था शब्द दिया गया, यानी ये पहले वर्णित था, लेकिन अब इसे अनुच्छेद 21A के तहत क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। कब बनाया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो यह किस में वर्णित था, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 47 में क्या है, तो अनुच्छेद 47 में शराबबंदी पर रोक है, या फिर बोल सकते हैं कि जीवन स्तर में, खान पान में, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी की बात करता है, शराबबंदी पर रोक की बात करता है। वहीं अगर अनुच्छेद 46 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 46 जो है वह SC/ST के कल्याण की बात करता है। आपको हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। और अनुच्छेद 45 में पहले यह वर्णित था। अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो यह यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के मूल अधिकार बनाने वाला संशोधन कौन सा है, यह भी अभी मैंने आपको बताया। तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह हुआ था। और किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था किया गया, तो अनुच्छेद 21A में व्यवस्था किया गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अनुच्छेद 45 का वर्तमान प्रावधान क्या है। देखिए पहले प्रावधान क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पर यह अब 21A में चला गया। और आज के डेट में क्या है कि 6 वर्ष का जो छोटा बच्चा है उसके लिए प्रारंभिक शिक्षा, उसका खान पान, उसका देखभाल की व्यवस्था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखो अनुच्छेद 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बस आप शिक्षा से याद रख लेना। अनुच्छेद 46 में क्या है, तो SC/ST की कल्याण की बात करता है। और अनुच्छेद 47 क्या है, तो जीवन स्तर, जीवन के पोषण स्तर में वृद्धि, स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं शराबबंदी पर रोक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सी।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 में है। देखो, अगर अनुच्छेद 48 की बात करेंगे तो यह गौ हत्या पर या गौवंश, गौवंश कहने का मतलब कि गाय के समान बैल, भैंस, साढ़ ये सब हो जाता है जो दूध देने वाले जानवर हैं, और जानवर के हत्या पर रोक अनुच्छेद 48 में है। 48A की बात करेंगे तो यह पर्यावरण संरक्षण पर है, यानी कि पेड़ काटने पर रोक की बात करता है। अनुच्छेद 49 की बात करेंगे तो 49 में क्या है? तो ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा हम सभी को करना है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर, शराबबंदी पर रोक की बात करता है। और अनुच्छेद 46 जो है यह किसकी बात करता है? तो SC/ST के कल्याण की बात करता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों पर रोक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ यानी शराबबंदी पर रोक यह किस में वर्णित है? अनुच्छेद 47 में वर्णित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जहां भी कृषि और पशुपालन की बात आए तो आप याद रख लेना यह किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 48 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 49 किससे था? यह स्मारक से रिलेटेड है, ये याद रख लेना। 46 किससे रिलेटेड है? SC/ST से रिलेटेड है। 47 किससे रिलेटेड है? तो यह शराबबंदी से रिलेटेड है। और 48 किससे रिलेटेड है? तो गौ हत्या पर रोक से रिलेटेड है, या पशुपालन या कृषि के आधुनिकीकरण से रिलेटेड है। चलिए, अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। जो भी NTPC, बिहार SSC, बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको भी सेट प्रैक्टिस करना है, चाहे वह मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या GS का हो, आप मुझे इस नंबर पर कर दें। यहाँ पर रेगुलर डेली बेसिस पर आपको सेट प्रोवाइड कराया जाता है। क्वेश्चन 25, गौवंश की हत्या पर रोक का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप सिंपल, यह अनुच्छेद 48 में वर्णित है। 48A में क्या है? तो 48A में पर्यावरण से रिलेटेड है। अनुच्छेद 49 स्मारक से रिलेटेड है। अनुच्छेद 47 शराबबंदी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण, वन और वन जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, ये अनुच्छेद 48A से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 48A से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 48A को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐतिहासिक स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो अनुच्छेद 50 में बोला गया है कि पृथक न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका की ये बात करता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? तो आपको याद होना चाहिए, यह USA के संविधान से लिया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 50 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में क्या है कि अब अंतर्राष्ट्रीय यानी जिनका भी बॉर्डर से सटा जो राज्य है वो बगल के अपने देश से शांति बनाए रखेंगे। तो यह अंतर्राष्ट्रीय देशों से रिलेटेड हो गया। 48 गौहत्या पर रोक हो गया। 49 किससे रिलेटेड है? स्मारक से रिलेटेड है। और 50 क्या है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51 में वर्णित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत से रिलेटेड है? देखिए, गांधीवादी सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया कौन कौन सा गांधीवादी सिद्धांत था। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। 48 क्या है? तो 48 था गौ हत्या पर रोक। अनुच्छेद 47 क्या था? शराबबंदी। अनुच्छेद क्या है? शराबबंदी। अनुच्छेद 46 क्या था? SC/ST का कल्याण। और अनुच्छेद 43 क्या है? कुटीर उद्योग। और 40 क्या था? पंचायती राज। तो ये गांधी जी का विचारधारा था। तो यहाँ पर क्या बोला गया? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता UCC यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 44 में है। और यह
कैसा है? उदारवादी विचारधारा, बौद्धिक विचारधारा। ग्राम पंचायतों का संगठन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। मुफ्त कानूनी सहायता, यह 39A में वर्णित है और यह समाजवादी विचारधारा हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यह अनुच्छेद किसमें वर्णित है? 51 से संबंधित है और यह उदारवादी विचारधारा हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है? अगर हम समाजवादी सिद्धांत की बात करेंगे तो कौन कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत से रिलेटेड है? तो आपको ध्यान में रखना है 38, 39, 39A, 41, 42 और 43। 38 क्या है? तो सामाजिक कल्याण की बात करता है। 39 समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। 39A किसका है? मुफ्त कानूनी शिक्षा, कानूनी सहायता की बात करता है। और 41 किसका बात करता है? तो वृद्धा पेंशन की बात करता है। अनुच्छेद 42 किसका बात करता है? अब साथ में साथ बोलना, ये प्रसूति सहायता मतलब कि डिलीवरी के टाइम पर जो सहायता दिया जाता है महिला को, ये होता है प्रसूति सहायता, या फिर आप सिंपल मातृत्व विकास की बात करता है। और अनुच्छेद 43 या कुटीर उद्योग या श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी की बात करता है। तो देखो, गौवंश की रक्षा, यह अनुच्छेद 48 में है, यह गांधीवादी विचारधारा है। धन के केंद्रीकरण पर रोक, यह अनुच्छेद 39 में है। और साथ ही यह भी है अनुच्छेद 39 क्या है? समाजवादी विचारधारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 48A में वर्णित है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और यह उदारवादी विचारधारा है। न्यायपालिका का पृथक्करण, यह अनुच्छेद 50 में वर्णित है और यह भी उदारवादी विचारधारा है। पूछा गया था आपसे समाजवादी विचारधारा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व उदारवादी है? उदारवादी में कौन कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? तो ध्यान में रख लेना, 44 है, 45 है, 48 का A है, 49 है, 50 है, 51 है। अब देखो, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन गांधी जी का सपना था और यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। यह हो गया गांधीवादी विचारधारा। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है और यह क्या है? उदारवादी विचारधारा। कुटीर उद्योग को बढ़ावा, यह अनुच्छेद किसमें वर्णित है? 43 में है और यह गांधीवादी विचारधारा है। मातृत्व सहायता की बात करेंगे तो मातृत्व सहायता अनुच्छेद 42 में वर्णित है और यह समाजवादी विचारधारा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 34। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा? संविधान के मूल ढांचों का हिस्सा नहीं है। देखिए, आप सिंपल याद रख लेना कि केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 35। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच में संतुलन। क्लियर? देखो, नीति निर्देशक तत्व की गैर परिवर्तनीय को समाप्त, अभी भी नीति निर्देशक तत्व गैर परिवर्तनीय है और यह अनुच्छेद 37 में वर्णित है। समान नागरिक संहिता अनिवार्य अभी तक नहीं हुआ है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, तो यह 73वां संविधान संशोधन में के द्वारा दिया गया और ये कहानी है 1980 का। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अनुच्छेद 41 से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 41 में क्या था कि बेरोजगारी की अवस्था में, वृद्धावस्था की अवस्था में आपको सामाजिक कल्याण यानी सरकार के तरफ से सहायता मिलेगा। तो इसका देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह अनुच्छेद 21A से रिलेटेड है, यह मौलिक अधिकार में आ गया और यह पहले DPSP 45 में था। अगर हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें, यानी कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान, तो स्वास्थ्य का ध्यान के लिए अनुच्छेद 47 है जो शराबबंदी पर रोक करता है। गौवध निषेध, तो गौवध निषेध अनुच्छेद 48 से रिलेटेड है। तो देखिए, मनरेगा यानी कि आपको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो रोजगार के लिए अनुच्छेद 41 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो यह किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो यह अनुच्छेद 45 से प्रेरित है, क्योंकि अनुच्छेद 44 जो है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 47 जो है वह शराबबंदी की बात करता है, और अनुच्छेद 46 जो है वह SC/ST के कल्याण की बात करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 48A। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की मुख्य चुनौती क्या है? तो मुख्य चुनौती, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, धार्मिक स्वतंत्रता, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 44 एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? अपोजिट में आ जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों के साथ टकराव का कारण बन सकता है? मूल अधिकार के साथ टकराव, मूल अधिकार में देखिए अनुच्छेद 25 जो है और DPSP का अनुच्छेद 44 दोनों एक दूसरे के टकराव में बने रहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में समान नागरिक संहिता आंशिक रूप से कहाँ लागू है? तो आंशिक रूप से गोवा में लागू है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वें संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 48A के द्वारा जोड़ा गया। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे 48 लिखा हुआ है तो 48 लिखने का मतलब कि ये मूल संविधान में था। अब 48 के बाद अगर हम 48A ब्रैकेट में लिख दें, 48 का एक ब्रैकेट में लिखें, या 48 एक और उसके बाद सब क्लॉज ए लिखें, तो इसका मतलब क्या है? ये पहले से वर्णित है। पर अगर 48 के बाद अगर हम कैपिटल लेटर में ए लिखें, इसका मतलब क्या है कि ये 48 और 49 के बीच में ये बाद में ऐड किया गया। तो यहाँ बाद में क्या ऐड किया गया है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 48A। क्लियर। 43, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से कौन संबंधित है? अनुच्छेद 51। 48 गौहत्या पर रोक, अनुच्छेद 49 स्मारक की सुरक्षा, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का अलग, और अनुच्छेद 50 नीति निर्देशक तत्व भारत के विदेश नीति को बताता है। अनुच्छेद 51 भारत के किस नीति का आधार है? तो देखो अनुच्छेद 51 विदेश नीति का आधार है। पंचशील समझौता क्या था? तो विदेश नीति ही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित है? यानी स्मारकों की रक्षा, स्मारक की रक्षा किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 49 में। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, नीति निर्देशक तत्व न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए न्यायिक स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका का अलग होना, और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच संबंध के बारे में सही कथन क्या है? सही कथन नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के बीच में क्या है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, दोनों एक दूसरे के क्या है? कंप्लीमेंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व कुटीर उद्योग की बात करता है? तो यह अनुच्छेद 43 है। सिंपल आप याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है? तो अगर सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे तो सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 41 है। क्लियर। देखो अनुच्छेद अगर यह मान के चलो 41 नहीं भी आता तो आप कैसे करेंगे? अनुच्छेद 44 जो है वह UC से रिलेटेड है, अनुच्छेद 43 जो है वह कुटीर उद्योग से रिलेटेड है, या फिर आप श्रमिक बोल दो, श्रमिक से रिलेटेड है, मजदूर से रिलेटेड है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो जो माँ को सहायता मिलता है मातृत्व विकास में, उसकी बात होता है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन 41। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आपको DPSP अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो आप मुझे मैसेज करेंगे 9606429601 पर। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे या आपको PDF मिल जाएगा। क्लियर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करें।